नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। देश की सियासत में आज बैठकों का दौर रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में हुई 3 बैठकों पर सबकी नजरें टिकी रहीं। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की एक बैठक अपने घर पर की, जिसे बुलाया था यशवंत सिन्हा ने, लेकिन ये बैठक हुई शरद पवार के घर। इसमें 8 पार्टियों के नेताओं के अलावा कुछ बुद्धिजीवी और विचारक भी पहुंचे, जिसमें शामिल रहे प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री जावेद अख्तर, पूर्व राजनयिक केसी सिंह। खास बात यह रही कि विपक्ष की इस बैठक से कांग्रेस नदारद थी। शिवसेना और बसपा के नेता भी इसमें शामिल नहीं थे। बैठक से पहले ही शरद पवार ने यह साफ किया कि इसे किसी तीसरे फ्रंट की कवायद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बैठक के बाद बाहर आए नेताओं ने भी कुछ भी साफ नहीं कहा और कहा कि बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह के कोई मोर्चे की अभी बात नहीं है। कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तन्खा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफिकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, राष्ट्रमंच में क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता रहे, सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री रहे, जस्टिस एपी शाह रहे, जावेद अख्तर जी रहे, इन सभी लोगों ने जो बातें रखी हैं वो विस्तृत हैं। वो किसी एक नेता पे केंद्रित नहीं है, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। वो इस विषय पर केंद्रित है कि इस देश को एक ऑल्टरनेट विजन चाहिए और इस देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं और इतने कुशाग्र लोग हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो उन मुद्दों को सामने पटल पे रख सकते हैं आम नागरिक के लिए। जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा भी बैठक में थे। एनडीटीवी के साथ बातचीत में वो बस लोकतंत्र का हवाला देते रहे। 2024 की तैयारी कहें, क्या विपक्ष एकजुट हो सकेगा? क्योंकि आपने कहा कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो उनको भी साथ लाने की कोशिश है, तो क्यों ना ऐसे एक मजबूत राजनीतिक कोशिश माना जाए? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर विपक्षी दल एकजुट हों तो लोकतंत्र के लिए भी ये सकारात्मक एक परिणाम होगा, और अगर राष्ट्रमंच इसमें कोई मदद कर सकता है तो ये अच्छी बात है। पर किसी का हम ये नहीं कह रहे थे कि ये एंटी बीजेपी फ्रंट है या ये थर्ड फ्रंट बनाने के लिए आज यहाँ बैठक हुई है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हमारी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रमंच के दायरे को भी हम विस्तार दें और राजनीतिक दल इससे जुड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। बीते 4 सालों में ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री योगी अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर गए। बताया जा रहा है कि योगी वहां आरएसएस और बीजेपी के कुछ और वरिष्ठ नेताओं के साथ 1 घंटे से ज्यादा रहे। केशव प्रसाद मौर्य का घर मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल पास में है। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में योगी शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए वो वर वधू को आशीर्वाद देने गए थे। लेकिन केशव मौर्य के हाल के बयानों को देखते हुए इस मुलाकात के कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। केशव मौर्य टीवी चैनल से बातचीत में लगातार ये कहते रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। दरअसल 2017 के चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन नतीजों के बाद उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से संतोष करना पड़ा। अब 2022 का यूपी चुनाव वो असम मॉडल पर चाहते हैं, यानी बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही मैदान में उतरे। और श्रीनगर में आज गुपकार गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 24 जून को प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर फैसला हुआ। इसमें शामिल नेताओं ने यह भी बताया कि वो पीएम के सामने किन मुद्दों को उठाने वाले हैं।
जम्मू कश्मीर के कई दलों से मिलकर बना गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुरुवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने को तैयार है। श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक में ये फैसला हुआ, लेकिन नेताओं ने ये भी साफ कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लिए राज्य और विशेष दर्जा बहाल करने की अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला समझते हैं कि ये मुद्दा घाटी में कितना अहम है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे। एनडीटीवी से बात करते हुए पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को बहाल करने का मुद्दा ही बैठक में उठाएंगी। उनका मानना है कि सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल कर देने से उस सब की भरपाई नहीं हो सकती जो 5 अगस्त 2019 को छीना गया था। जून 2018 तक जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार की अगुवाई कर चुकी महबूबा मुफ्ती का मानना है कि अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को छीनने के बाद से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद बढ़ा ही है। जब वो राज्य की बात करते हैं तो वो ऐसी ही बात है कि पाँव काटकर जूते दे रहे हैं। किसी के पैर काटने के बाद कहें कि अरे लो मैं तुम्हें जूते देता हूँ, अब खुश होकर नाचने लगो। ऐसे नहीं होता है। राज्य तो प्रधानमंत्री की खुद की प्रतिबद्धता है, गृह मंत्री की प्रतिबद्धता है, वो भी संसद में। हालांकि केंद्र ने पहले भी कई बार इस बात का संकेत दिया है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में हो रही बैठक का एजेंडा विधानसभा सीटों के परिसीमन की कार्यवाही से जुड़ा है। अटकलें लग रही हैं कि इस परिसीमन के बाद विधानसभा का अंकगणित कश्मीर के बजाय जम्मू के पक्ष में झुक जाएगा। गुरुवार की बैठक के लिए जम्मू कश्मीर की 8 राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है, लेकिन गुपकार गठबंधन को केंद्र सरकार की नीयत पर शक है। जो भी उन्होंने तीर आजमाए, नुस्खे आजमाए, नए घोड़े जमा करने के लिए, नए जो यहाँ चेहरे पेश करने के लिए, शायद वो मुतमईन नहीं है, वो घोड़े चले नहीं, वो नुस्खे कारामद साबित नहीं हुए। आपको लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे? मैं कहता हूँ होंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न है जम्मू कश्मीर के आवाम का। गुपकार अलायंस ने प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने का फैसला तो किया है, लेकिन इसके साथ ये भी फैसला किया है कि वो वहाँ जम्मू कश्मीर की खुसूसी संवैधानिक हैसियत की बहाली की डिमांड भी करेंगे। ये पहली दफ़ा है जब नई दिल्ली कश्मीर में एक कम्बैटिव मेन स्ट्रीम का सामना कर रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कल देश भर में टीकाकरण अभियान जोर शोर से शुरू हुआ। 80 लाख से ऊपर लोगों को टीके लगे। मध्य प्रदेश में कल करीब 17 लाख टीके लगे, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन उसके एक दिन पहले सिर्फ 24,700। क्या कारण है रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण से पहले धीमी गति का, ये बता रहे हैं अनुराग द्वारी इस रिपोर्ट में। देखिए, मध्य प्रदेश ने एक दिन में लगभग 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा किया, लेकिन उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखें तो पता लगता है कि उसके पहले के 3-4 दिन बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगाया गया। और इसमें भी जो कोविन यानी केंद्र सरकार के आंकड़े और जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं, अगर उससे एक दिन पहले का देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों का आकलन करने से समझ में आता है कि 4,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि कोविन ऐप बता रहा है कि लगभग 700 लोगों को वैक्सीन लगी है। सरकार का इस बारे में तर्क यह है कि वैक्सीन दरअसल वो 4 दिन ही लगाती है, सोमवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को। बाकी के 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को दूसरी बीमारियों के जैसे पोलियो के वैक्सीन लगाए जाते हैं और रविवार को कोई वैक्सीन नहीं लगाया जाता। जब उनसे पूछा गया कि सरकारी डेटा तो हर दिन का आता है, तो सरकार का ये कहना है कि निजी अस्पतालों को किसी भी दिन वैक्सीन लगाने की छूट है और ये शायद उनके डेटा हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। बावजूद इसके अगर आप इस संख्या को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट में सरकार ज़्यादा यकीन कर रही है
क्योंकि एक दिन में अगर 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और उसके पहले चाहे निजी अस्पतालों में सही अगर 700 या 2000 या 10,000 इस तरह के आंकड़े आए, क्योंकि 14 तारीख से पहले अगर आप देखें तो औसतन प्रदेश में लगभग 1.5-2 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये आंकड़े कम हुए हैं। आज भी लगभग 3,000 के आसपास के जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है फिर कि ये निजी अस्पतालों के आंकड़े हैं, इसको सरकारी अस्पतालों से जोड़कर देखना ठीक नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में 4 दिन वैक्सीन लगती है। हो सकता है 12 बजे के बाद किसी जिले में डेटा एंट्री हुई हो, तो हो सकता है उसकी जो जानकारी है वो अगले दिन में दर्ज हो रही है। वैक्सीन होल्ड तो नहीं कर रहे थे रिकॉर्ड बनाने के लिए? लोगों क्यों करेंगे? मुझे लगता है अरे ये तो कल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने देखा, आपके कैमरे में कैद हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये जो डेटा मिसमैच है इसको कैसे परिभाषित करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये हम कहीं कोई मिसमैच नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं, गलती करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लगभग 100 से ज्यादा इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी देने वाला गांव निजामपुर कोरोना से बदहाल है। ये गांव बाहरी दिल्ली में है। यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि दूसरी कोरोना लहर में यहाँ पे सैकड़ों लोग बीमार हुए और कई मौतें हुई हैं। कहने को तो गांव में अस्पताल है और 3 क्लिनिक भी, लेकिन उनकी हालत क्या है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सूख गए हैं, किसान के पास ऑप्शन नहीं है अपने एरिया में। बाहरी दिल्ली के निजामपुर गांव का ये अस्पताल 7 साल से बंद पड़ा है। 2014 में स्मृति ईरानी और प्रवेश वर्मा ने अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद यहाँ न तो कोई डॉक्टर आया न नर्स। कुछ अब इस तरह के पोस्टर, टूटे फर्नीचर, फटे रजिस्टर दिख रहे हैं। बाहर अस्पताल की दीवार पर जमा विशाल पीपल का पेड़ बदहाली की कहानी कह रहा है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कि भाई ये चालू होता तो हमारे गांव में जो है सुविधा मिलती, दवाई मिलती। अच्छा, 40 के करीब 40 लोग जान गंवाया। हाँ 40। अच्छा, अब आप सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल की इमारत बनी, तैयार है, खंडहर में तब्दील हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी है वो किराए पर चल रही है। अभी हम आगे आपको दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल बताने वाले हैं। नगर निगम के बंद पड़े अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर किराए के एक घर में दिल्ली सरकार का ये छोटा सा क्लिनिक है, जो फिलहाल 2 बजे के बाद बंद रहता है। ये कंपनी देखिए ना, कितनी ब्रांडेड इंटरनेशनल। लेकिन हमें गांव वाले अब दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को दिखाने ले जा रहे हैं। गांव के बाहर ये मोहल्ला क्लिनिक 2018 में बनाया गया, लेकिन डॉक्टर और नर्स की जगह यहाँ चिड़ियों का घोंसला और सरकार का एक पोस्टर जरूर दिखा। चोर क्लिनिक की टाइल्स को उखाड़ ले गए हैं। तो ये 2018 में बन के तैयार हुआ और इसका उद्घाटन करने आए थे सत्येंद्र जैन जी। यहाँ पे खाना वाना बना, इसमें एसी भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा ये बना था। और हमें हाँ, और उन्होंने बताया कल से स्टाफ आएगा और आपको जो है यही लैब की सब सुविधा यहाँ मिलेंगी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। ये लिखेंगे तो बड़े अस्पताल में आपने जाना, ये रेफर करे तो। उसके अगले दिन से हम आज इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा। और कुछ दिन बाद यहाँ के एसी भी फटने शुरू हो गए। 12,000 की आबादी वाले दिल्ली के निजामपुर गांव में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन दिल्ली के गांव में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी जीरो है। हर बार इस बात को बोला जा रहा है कि दिल्ली में DDM लगा हुआ है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर डिजास्टर है तो फिर सरकारों को आगे आना चाहिए ना।
हालात देख ही चुके हैं। गांव में जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, कुछ चल नहीं रही। दिल्ली सरकार और नगर निगम बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ने की साझी रणनीति बनाएं तो शायद आपदा के वक्त बेड और दवा की इतनी मारामारी न हो। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।